कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो पहले बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो पिछले लेक्चर में बात हुई थी कि सेल से कनेक्टेड आपकी दो चीजें होती हैं, एक आपका इनसाइड द सर्किट होता है जिसमें करंट फ्लो होती है, एक आपकी आउटसाइड द सर्किट होता है। तो ये आपका क्या था, इनसाइड द सर्किट, और ये जो आपका बाकी का सर्किट है ये क्या है, आपका आउटसाइड द सर्किट। ठीक, तो हमने इलेक्ट्रोलिसिस वाले चैप्टर में बात करी थी आपकी, करंट आपका कहां से कहां फ्लो हो रहा था, आउटसाइड द सर्किट की बात करेंगे तो कहां से, एनोड से कैथोड की तरफ। ठीक, केवल आउटसाइड द सर्किट में। इनसाइड द सर्किट क्या होता है आपका, कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ। कहां पे, इनसाइड द सर्किट में। क्यों, करंट जनरेशन होती है इलेक्ट्रोलिसिस में, इसके बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं, कैसे आपकी प्रोसेस होती है, कैसे आपके इलेक्ट्रोलाइट हेल्प करते हैं करंट जनरेशन में। तो अंदर क्या हो रहा है आपका, कैथोड से एनोड की तरफ, लिख लेते हैं यहां पे। इनसाइड में क्या होगा आपका, कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक, आउटसाइड में क्या हो रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ। तो इनसाइड में जो आपका बीच में क्या है, आपकी दो प्लेटें होती हैं, इलेक्ट्रोड जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड, बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आपका रेजिस्टेंस अकर करता है। ठीक, कुछ रेजिस्टेंस अगर करता है किसके पास में, कैथोड से जो एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी करंट जनरेशन हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी, जहां पे बात आई थी आपकी वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या था आपका, स्मॉल वी। ठीक, जितनी वोल्टेज आपकी इनसाइड द सर्किट फ्लो हो रही थी, तो इनसाइड द सर्किट फ्लो हो रही थी, करंट आपकी क्या होगी, सेम होगी, क्या, कैपिटल आई। तो इनका और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या निकलेगा आपका, वही ओम्स लॉ वाला। लेकिन यहां पे V क्या है, वोल्टेज ड्रॉप, R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं कि ये डिपेंड किस किस चीज पे करती है। ठीक, तो इनसाइड द सर्किट मतलब आपकी डिपेंडेंसी किस पे होगी, इलेक्ट्रोड्स पे होगी। ठीक, इलेक्ट्रोड्स पे कैसे, सरफेस एरिया। फर्स्ट चीज है आपकी होगी आपकी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली हो पाएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली हो पाएगा तो आपकी क्या होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक, तो मतलब क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो आपकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक, और क्या है, सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। डिस्टेंस बिटवीन दी इलेक्ट्रोड्स। डिस्टेंस क्या, दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं जिनके बीच का कॉम्बिनेशन पूरा करने के लिए आपका क्या यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइट। ये डिस्टेंस इसे बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ये क्या होगी, इंक्रीज होगी तो क्या होगा, करंट फ्लो का पाथ इंक्रीज करेगा। करंट फ्लो का पाथ इंक्रीज करेगा तो क्या होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो यहां पे क्या हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो क्या है, डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है,
वैसे ही अगर डिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। ठीक, मतलब ये डायरेक्टली का रिलेशन है, ये है इनवर्सली का रिलेशन। अगर आप अच्छे से इसको समझना चाहते हैं तो आपको रेजिस्टेंस के फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, क्या होता है, L बाई ए। ठीक, यहां से फिर कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कौन सा, डिस्टेंस मतलब मीटर। मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की। तो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, वही सेम चीज। ठीक, एरिया, सरफेस एरिया इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, लेकिन एरिया तो एरिया होता है। ठीक, तो एरिया इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, तो एरिया इंक्रीज तो रेजिस्टेंस डिक्रीज, सेम चीज वहां जो हो रही थी वही यहां पे भी हो रही है। अब तीसरी चीज की बात करते हैं, आपकी नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब नेचर क्या है, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन अगर हम इंक्रीज करेंगे मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो क्या होगा, रेजिस्टेंस अगर करेगा, क्यों, हम प्योर कंसंट्रेट इलेक्ट्रोलाइट नहीं बना सकते, उसमें कुछ इंप्योरिटीज होंगी। इंप्योरिटीज कैसा काम करेंगे आपका, इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रॉन फ्लो के पाथ में रेजिस्टेंस का। ठीक, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक, ये तीन बेसिक पॉइंट्स हैं आपके जिस पे डिपेंडेंसी होती है। लास्ट जो है आपका वो है टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप टेम्परेचर को कैसे समझेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपकी क्या हो रही थी, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही थी। ठीक, लेकिन वो किस चीज की थी, सॉलिड की थी। ठीक, सॉलिड से आप क्या कर रहे थे, लिक्विड में आ रहे थे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही थी। लेकिन यहां क्या है, इलेक्ट्रोलाइट आपका पहले से ही लिक्विड है। ठीक, लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीडियम में और स्पेसिंग हो जाएगी। ठीक, स्पेसिंग होने की वजह से क्या हो जाएगी, पाथ जो है उसकी पाथ में जो लिक्विड में इंप्योरिटीज थी वो क्या हो जाएंगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। ठीक, कैसा मीडियम हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइट, वेपर स्टेट में। और वेपर स्टेट में क्या होगा, इंप्योरिटीज हट जाएंगी तो पाथ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज करने लगेगा। रीजन ये है, आपकी बुक में सीधा डायरेक्ट दे दिया हुआ है, इसीलिए मैं रीजन बताते हुए चल रहा हूं यहां पे। तो क्या है, टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज। ठीक, टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टेंस डिक्रीज। लेकिन ये रेजिस्टेंस कौन से हैं आपके, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। और एक बात, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है आपकी, वो हम कैसे सर्किट में डिनोट करेंगे। तो जो आपका बैटरी या सेल होती है, मान लीजिए ये बैटरी कनेक्टेड है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कर लेते हैं, इसी के साथ सीरीज में कनेक्शन कर लेते हैं। मतलब सेल के ही इंटीग्रल पार्ट हो जाता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट हो जाता है, ये आपकी बैटरी हो जाती है। ठीक है, बैटरी के अंदर क्या होता है, पहली चीज आपके इलेक्ट्रोड्स और सेल, और क्या होता है सीरीज में आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये एक ही पूरा कंपोनेंट मान लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है इस वजह से। अब देखते हैं हमारा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, वो कौन सा रिलेशन है आपका, रिलेशन बिटवीन किसका किसका, एप्सिलॉन मतलब ईएमएफ का, और किसका, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस का।
ठीक है, ये होगा आपका नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, बैटरी, ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया आपका। और क्या है, ठीक, ये आपका सर्किट है, करंट फ्लो हो रही है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, एक है आपका कैपिटल आर। अब क्या होगा, जो आपकी टोटल करंट होगी, जो टोटल करंट आप विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक, विड्रॉल कितनी कर रहे हैं, ये तो आपका क्या हो गया, पाथ हो गया। इसके बाद जो करंट बचेगी वही आप विड्रॉल कर पाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस भी कुछ करंट कंज्यूम कर रहा होगा। ठीक है, करंट कंज्यूम करता है रेजिस्टेंस जो वायर होती है उसमें। ठीक, तो टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो कितनी हो गई आपकी, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक, करंट कितनी विड्रॉ कर रहे हैं आप, ठीक, कैपिटल आई। कितनी होगी, पहली चीज ईएमएफ, मतलब जितनी वो करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा। लेकिन रेजिस्टेंस जो बचेगी वही आप विड्रॉ कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस से आप डिवाइड कर देंगे। ये है कौन सा फॉर्मूला, वही ओम्स लॉ। ईएमएफ किसका काम कर रहा है, वोल्टेज का। ठीक, और ये क्या है, रेजिस्टेंस, V इक्वल्स टू IR। ठीक, अब वैल्यू रख देते हैं, ईएमएफ मतलब एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, ये हो गया। और क्या हो रहा है, बैटरी से कितनी करंट निकल रही है, बैटरी से कितनी करंट निकलेगी आपकी, स्मॉल v इक्वल्स टू कैपिटल आई स्मॉल आर। यहां पे कितनी कंज्यूम हो रही है, स्मॉल आर। ठीक, स्मॉल आर सर्किट में कितनी है, v इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटी है तो नेग्लिजिबल मान लेंगे एज कंपेयर टू कैपिटल आर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू आई आर, जो आपका ओम्स लॉ होता है नॉर्मल सर्किट के लिए। इसके बाद क्या करना है, आपको तो रिलेशन पता ही होगा, कौन सा, कौन सा रिलेशन, एप्सिलॉन इक्वल्स टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v। ठीक, यहां से हम क्या करेंगे, स्मॉल v की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या हो जाएगी आपकी, एप्सिलॉन माइनस कैपिटल V। ठीक है, ये हो गई। अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, स्मॉल r इक्वल्स टू स्मॉल v अपॉन कैपिटल I। हो गया, स्मॉल v है। ठीक, स्मॉल v की जगह हम क्या रख सकते हैं, एप्सिलॉन माइनस v। I की जगह हम क्या रख सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, v बाई r। ठीक, ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि जितनी चीजें आपको चाहिए थी सब इसमें आ गई, जिसमें कैपिटल भी आपका टर्मिनल वोल्टेज है, एप्सिलॉन आपका ईएमएफ। अब सॉल्व करते हैं इसको तो क्या मिलेगा, एप्सिलॉन माइनस v अपॉन v इंटू आर। ठीक, अब क्या करें, इस v को अलग अलग डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बाई v माइनस v बाई v इंटू आर।
ये भी कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा एप्सिलॉन बाई वी -1 इंटू आर। ठीक, तो ये रिलेशन होता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का, किसके साथ, ईएमएफ के साथ एंड टर्मिनल वोल्टेज के साथ। इसके बाद चलते हैं हमारे कॉम्बिनेशन पे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टर भी बोलते हैं। तो पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है। तो हम अपनी जरूरतों के हिसाब से रेजिस्टेंस को बढ़ाते या घटाते हैं। ठीक, कहीं हमें रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए होती है एक्सेस वोल्टेज को कंज्यूम करने के लिए, कहीं हमको रेजिस्टेंस कम चाहिए होती है ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम करने के लिए। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द नीड हम क्या बनाते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। तीन तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं आपके। पहला होता है आपका सीरीज, दूसरा होता है आपका पैरेलल, तीसरा होता है सीरीज एंड पैरेलल। ठीक, तो पहले बात करते हैं सीरीज की। सीरीज में क्या होता है आपका, जब हमें ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए होती है एक्सेस वोल्टेज को सर्किट से निकालने के लिए, तो क्या होता है, हम सीरीज में रेजिस्टेंसेस को लगाते हैं। ठीक, तो फर्स्ट बात कर लेते हैं आपकी सीरीज की। सीरीज, इसमें क्या होगा, तीन रजिस्टर मान लेते हैं हम। ठीक, तीन रजिस्टर मान लेते हैं, तीन रजिस्टर मान लेंगे तो क्या होगा, ठीक, तीन रजिस्टर मान लेते हैं, पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक, करंट आपकी फ्लो हो रही है। अब इस रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं R1, ये आपका हो गया R2, ये हो गया आपका R3। तो आप देख ही सकते हैं, अगर मान लीजिए यहां इस पॉइंट से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई, तो पहले क्या आएगा, ये वाला रेजिस्टेंस जो आपकी करंट डिक्रीज करेगा, फिर उसके बाद दूसरे रेजिस्टेंस हो जाएगा और डिक्रीज करेगा, तीसरे में और गया तो और डिक्रीज करेगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, करंट को कम करते चले जाते हैं। ठीक, तो ये होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब जहां से एक रेजिस्टर का पॉइंट खत्म होता है वहीं से हम दूसरा रेजिस्टर शुरू कर देते हैं, फिर जहां दूसरा खत्म होगा वहां से तीसरा, इस हिसाब से अपना जितने की जरूरत है उतने रेजिस्टर हम लगा देंगे। ठीक, इनकी वैल्यू भी अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू देयर वोल्टेज डिफरेंसेस। अब होता क्या है, करंट फ्लो होने के लिए आपका वोल्टेज डिफरेंस जो होगा, ठीक, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, वो तो आपका कांस्टेंट होगा। अगर ए और डी के बीच की बात करें तो इनका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा, तभी करंट यहां से यहां फ्लो हो रही होगी। ठीक, लेकिन क्या होता है, रेजिस्टर के एंडिंग पॉइंट जो होते हैं वो भी आपका पोटेंशियल का काम करते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होती है। तो इस ए पॉइंट पे मान लेते हैं VA, बी पॉइंट पे VB, सी पॉइंट पे VC एंड डी पॉइंट पे VD। ठीक, अब अगर डिफरेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, V1 की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका VA माइनस VB, V2 की बात करें तो क्या हो जाएगा VB माइनस VC, और V3 की बात करें आपकी तो क्या हो जाएगा VD माइनस VC माइनस VD। ठीक, और पूरे की बात करें, ठीक, मतलब A और D के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा आपका V टोटल बराबर VA माइनस VD। ठीक, ये टोटल जो है वो किसके बराबर होगा, इनके सम के बराबर होगा। बस किया क्या है, तोड़ दिया है रेजिस्टर लगा के, तभी तो क्या होगी, रेजिस्टर के अंदर से करंट फ्लो हो रही होगी। तो क्या हो जाएगा, VT बराबर
V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। अब V1 में से करंट कितनी फ्लो हो रही होगी आपकी, है करंट तो आपकी कांस्टेंट है क्योंकि करंट के लिए केवल एक ही पाथ है आपके पास, उसी में से फ्लो होनी चाहे जितने रेजिस्टेंस आप लगा दीजिए, कोई और पाथ से करंट फ्लो नहीं हो सकती। तो V1 की बात करें मतलब रेजिस्टेंस 1 में से कितनी करंट फ्लो हो रही होगी आपकी IR1, ठीक, ओम्स लॉ के हिसाब से। V2 से कितनी IR2, V3 से कितनी IR3, ठीक। अब क्या करें, V1 V2 V3 को इनसे रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा आपका IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, एक तरफ आपका है V टोटल बराबर R हम I हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। अब क्या करेंगे VT अपॉन I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब VT बाई I क्या है, VT क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है जो करंट फ्लो हो रही है फ्रॉम पॉइंट A टू D, ठीक। तो टोटल रेजिस्टेंस का ये काम करेगा तो ये क्या हो जाएगा RT, मतलब टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये होता है आपका सीरीज का कॉम्बिनेशन, ठीक। इस तरह हम कन्वर्ट करते हैं, इस तरह हम क्या करते हैं, करंट डिक्रीज करते हैं जब हमें एक्सेस करंट को सर्किट से एक्सट्रैक्ट करके निकालना होता है, ठीक। यानी हमें रेजिस्टेंस जब इंक्रीज करना होगा तो हम क्या करेंगे, सीरीज का यूज करेंगे। तो अगर सिंपल सी बात करिए, अगर R1 की वैल्यू 2 हो गई और R3 की 5 हो गई और R3 की कितनी हो गई 3 हो गई, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट की बात करेंगे जिसमें अभी हम इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हैं, केवल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2 था, 5 था, 3 था, सम कर लेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10। और जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस की जब वैल्यू दी जाएगी तो वो क्या होता है, वो अपने आप ही बैटरी के सीरीज में कनेक्ट होता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। लेकिन जब वैल्यू देंगे तब, अगर वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, तीनों रेजिस्टेंस को सम करके टोटल रेजिस्टेंस निकाल देंगे। कई बार इसको क्या बोलते हैं, टोटल रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, जिसको डिनोट करते हैं REQ से, ठीक। तो चाहे REQ बोले, चाहे रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बोले, चाहे टोटल रेजिस्टेंस बोले, चाहे RT बोले, बात वही होगी। अब बात करते हैं जल्दी से पैरेलल की। पैरेलल में भी यही सेम चीज होगी लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग है। ठीक, ठीक है। पहले क्या थे, सब सीरीज में लगे थे, अब क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल में। एक दूसरे के पैरेलल में हो गए तो क्या हो जाएगा, ठीक। तो वहां पे जो करंट के लिए केवल एक पाथ थी, अब क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पे आने के बाद करंट के पास ऑप्शन आ गए तो क्या हो जाता है, वो जिस पाथ में लोएस्ट रेजिस्टेंस होता है उस पाथ से ज्यादा फ्लो करती है और बाकी से कम फ्लो करती है, ठीक है। लेकिन फ्लो तीनों से करती है, होता क्या है, करंट डिवाइड हो जाती है, ठीक। इस पॉइंट पे आके ये क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है 3 में, 4 होंगे तो 4 में, 2 होंगे तो 2 में, ठीक। तो डिवाइड हो जाएगी करंट, तब क्या होगा, करंट डिवाइड हो गई तो क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, वोल्टेज तो यहां पे और यहां पे सेम है, ठीक। वोल्टेज डिफरेंस तो कांस्टेंट हो गया, तो वोल्टेज का समेशन नहीं ले सकते क्योंकि इस पॉइंट इधर से आएंगे तब भी वही वोल्टेज डिफरेंस, ये यहां से आएंगे तो भी वही वोल्टेज डिफरेंस, यहां से आएंगे तो ये तब भी वही वोल्टेज डिफरेंस, ठीक। तो वोल्टेज क्या हो गई आपकी, कांस्टेंट हो गई,
अब क्या होगा, हम समेशन किसका ले सकते हैं, ये आपकी I1 मान लेते हैं, ये आपकी सॉरी ये आपकी I3 हो गई, ये आपकी I2, ये आपकी I1। फिर यहां से जब पास होकर यहां मिलेगी तो फिर क्या कन्वर्ट हो जाएगी I में। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में हम क्या ले सकते हैं, करंट का समेशन ले ले। ठीक, तो हमारा काम हो जाएगा। तो करंट का हम समेशन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, फिर क्या होगा, I1 क्या होगी, ओम्स लॉ के हिसाब से V अपॉन R। ठीक, क्या होता है फॉर्मूला, V इक्वल्स टू IR का। तो यहां से करंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R। वोल्टेज आपकी कांस्टेंट है तीनों के लिए, तो V1 V2 V3 की जगह सीधा आप V कर देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 हो गया। ठीक, ये आपकी I टोटल या I इक्विवेलेंट। ठीक, इसमें भी कोई वो नहीं। तो फिर उसके बाद क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, V कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। फिर क्या होगा, हम वोल्टेज को इस साइड भेज देंगे। ठीक, अब क्या होगा, इस फॉर्मूले से अगर बात करें तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, I बाई V की। तो क्या आएगी, I बाई V बराबर 1 अपॉन R। ठीक, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन RT बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक, तो अब R1 R2 R3 की रेजिस्टेंस की वैल्यू रख देंगे, तो वो क्या हो जा रही है, अपने आप ही वैल्यू कम हो जा रही है पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद। अगर यहीं पे बात कर लें, अगर आपका R1 कितना था, 2 था, R2 कितना था, 5 था, R3 कितना था आपका 3। ठीक, R3 आपका 3 था। तो इस फॉर्मूले के अगर हिसाब से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R टोटल इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5। ठीक, एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 3 2 6, 6 5 30 30। ठीक, 30 हो गया, एलसीएम ले लिया है हमने। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 15 प्लस 10 प्लस 6, यही आएगा। ठीक है, फिर RT, फिर 1 अपॉन RT क्या हो जाएगा, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 6 31। ठीक, 31 अपॉन 30। ये किसकी वैल्यू है, 1 अपॉन RT की, लेकिन RT की क्या वैल्यू हो जाएगी, 30 बाई 31। ठीक, आप देख सकते हैं सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आएगी, वैल्यू 1 से छोटी, लेकिन हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे तो क्या आ रही थी, 10। आप खुद देख सकते हैं पैरेलल में कितना अंतर हो जाता है। इस तरह हम रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं अकॉर्डिंग टू सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, बस आपको क्या याद रखना है, सीरीज में आपकी करंट कांस्टेंट रहती है। ठीक, क्योंकि एक ही पाथ होता है। यहाँ पे क्या होती है, वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। अब डिफरेंट सर्किट्स मिलेंगे आपको, उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करना होगा। अब बात करते हैं सीरीज एंड पैरेलल की। जो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या होता है कई बार कि किसी अप्लायंसेस को कम रेजिस्टेंस चाहिए होती है, किसी को ज्यादा। तो हम पर्टिकुलर अप्लायंसेस के साथ सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन कर देते हैं कि करंट फ्लो हो तो एक्सेस करंट जो है वो क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए। अगर इसी में बात करें तो यहाँ पे जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस था, इसको सॉल्व करने के बाद ठीक क्या हो जाएगा, ये आपने सॉल्व कर लिया, कितना है ये, इसके सीरीज में कौन सा आ जाएगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि ये पैरेलल है, यहां से आगे बढ़े तो क्या आएगा आपका सीरीज। ठीक, और ये सर्किट छोटा होने के बाद कैसा बन जाता है, 3 रेजिस्टेंस हट के 1 रेजिस्टेंस आ जाती है, कितना 30 बाई 31। ठीक,
फिर क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आप ये देख सकते हैं ये दोनों क्या है, सीरीज में। अब आप सीरीज वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। तो इस तरह क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, और सीरीज और पैरेलल का भी इसी तरह यूज होता है। तो इस हिसाब से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी एग्जांपल सॉल्व है आपके पास, एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होगी आपके तो आपके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप व्हाट्सएप करके। तो आज के लिए इतना ही। इसके साथ हमने अपना चैप्टर 8 इलेक्ट्रिसिटी फिनिश कर लिया है। अब हम मिलेंगे आपको नए लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।